हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। और अभी तक जो हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम्स, उन सब का यहाँ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर कोई यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो इस बीम के लिए सबसे पहले मैंने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के वीडियो में देख चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के वो पूछ सकता है कोई भी डाउट। तो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। तो ये मेरा किसी भी बीम के लिए जिस पर जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है, उसके लिए ये शियर फोर्स डायग्राम है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इस शियर फोर्स डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा है कि बीम के सेंटर में शियर फोर्स की वैल्यू 0 है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। और बीम के स्टार्टिंग पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है और शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो एंड से शियर फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है, सेंटर पे 0 हो जाती है और फिर बढ़ना शुरू करती है दूसरे एंड पे, फिर मैक्सिमम हो जाती है। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एंड से बढ़ना शुरू होती है, सेंटर पे मैक्सिमम हो जाती है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होकर दूसरे एंड पे 0 हो जाती है। अगर हम इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। अगर मैं इस बीम को बेंड करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बीम जब बेंड होगी तो उसके ऊपर वाले फाइबर में कंप्रेशन आएगा और नीचे वाले फाइबर में टेंशन आएगा। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है रेक्टेंगुलर बीम के लिए, जहाँ पर ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है। अगर हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भी हम शियर स्ट्रेस वाले वीडियो में देख चुके हैं कि मेरा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार आता है। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने से मुझे पता लग रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 है और आउटर फाइबर हैं, जो ऊपर और नीचे वाले फाइबर हैं, वहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है। अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पर 0 है और न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम है। और अगर मैं बीम के कहीं बीच में पॉइंट लूँ, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टॉप फाइबर के बीच में कोई पॉइंट लूँ, तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस भी एक्ट करेगी और बेंडिंग स्ट्रेस भी एक्ट करेगी। तो इस शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस जब दोनों किसी पॉइंट पर एक्ट करें तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमको पढ़ना है प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम थी, इसमें मैंने लेफ़्ट में 5 पॉइंट लिए और राइट में 5 पॉइंट लिए। तो पहला पॉइंट P लिया टॉप पे, थोड़ा सा नीचे Q लिया, न्यूट्रल एक्सिस पे R, फिर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे S और सबसे नीचे फाइबर में T पॉइंट लिया। ऐसे ही राइट साइड में मैंने 5 पॉइंट लिए U, V, W, X, Y। अब हम इन पॉइंट्स पर एक एक करके देखेंगे कि इन पॉइंट्स पर कौन कौन से स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले P पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर मैं पॉइंट P लेता हूँ तो P पॉइंट मेरा टॉप फाइबर पर है और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। तो P पॉइंट पर मेरी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि टॉप फाइबर है तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम रहता है। तो मेरा जो नॉर्मल स्ट्रेस है या जिसको बेंडिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ गई और शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। तो इस पॉइंट P पर
ये जो मेरा पहला पॉइंट P है, इस पॉइंट पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा, इस पॉइंट पर कोई शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा। ये हमको कैसे पता चल रहा है? हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है और हमें ये पता है कि बीम के टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर में कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं करती। कौन सी? शियर स्ट्रेस। तो इस केस में केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगी। बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं और शियर के कारण जो जनरेट होगी उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट Q। तो अगर मैं पॉइंट Q से एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ से मुझे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा। तो Q पॉइंट लिया मैंने, इस Q पॉइंट पर मान लो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा आ रही है और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। तो P पॉइंट पर क्या एक्ट कर रहा था? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस। और Q पॉइंट पर क्या एक्ट कर रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों। अब मैं अगला पॉइंट अगर R पॉइंट लेता हूँ, अगर मैंने पॉइंट R लिया और R से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन के देखने से मुझे क्या पता चल रहा है? अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि R पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो इस R पॉइंट पर कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगी। और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर R पॉइंट पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब मुझे पता लग गया कि P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर किस प्रकार के स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। सेम मैं पॉइंट S, T, U, V, W, X, Y इन सारे पॉइंट्स पर पता कर सकता हूँ कि किन पॉइंट्स पर मेरा शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, किन पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और किस पॉइंट पर मेरे दोनों स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। तो हमने पॉइंट P पर स्ट्रेस देखे, पॉइंट Q पर स्ट्रेस देखे और पॉइंट R पर स्ट्रेस देखे। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है और ये जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स पर, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण बीम में कितना मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। क्योंकि ये तो मेरे इंडिविजुअल स्ट्रेस हैं, इन इंडिविजुअल स्ट्रेसेस के कारण बीम में कितना कंबाइंड इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कितना कंबाइंड स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस विच एक्ट्स ऑन प्लेन ऑफ जीरो शियर स्ट्रेस। ये मेरी एक बॉडी थी, इसमें एक पॉइंट था P, इस पॉइंट को मैंने उठाया और इसको एलोंगेट कर दिया। जब मैंने इसको एलोंगेट कर दिया तो मैं इस पॉइंट के हर एक प्लेन पे, चाहे वो वर्टिकल प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, हर प्लेन पे देखता हूँ कि किस प्रकार के स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। तो जब किसी प्लेन पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करते हैं, केवल नॉर्मल स्ट्रेस, उस प्लेन को मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल प्लेन। और ये जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऐसा प्लेन जिस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करे उस प्लेन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस के साथ शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रही होती तो मेरा ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन नहीं होता, तो ये फिर नॉर्मल प्लेन हो जाता। तो अब ये हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन फाइंड क्यों करने हैं। इस प्रिंसिपल स्ट्रेस की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें पता करना है कि किसी भी बॉडी में किसी भी पॉइंट पर अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू जो एक्ट कर रही है कहीं वो मेरी अलाउबल स्ट्रेस से ज़्यादा तो नहीं एक्ट कर रही, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू मेरे अलाउबल स्ट्रेस से एक्सीड कर जाएगी तो वहाँ पर बॉडी के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या बॉडी फेल हो जाएगी।
तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर डेवलप हो रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हम पहला केस देख लेते हैं, मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। अगर किसी भी मेंबर पर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब मेरा पहला प्लेन ये है, उसके 90 डिग्री में जो प्लेन होगा, इन दोनों प्लेन्स पर कौन से स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अगर मेरा ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 है, तो अभी मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि सिग्मा 1 की वैल्यू ज़्यादा है सिग्मा 2 से, तो ये हो गया मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये हो गया माइनर। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा, तो ये हो गया बड़ा वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये हो गया छोटा प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्लेन लेते हैं जो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है मेजर प्रिंसिपल प्लेन से, और इस प्लेन पे अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए फॉर्मूले हैं, डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, बट मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ कि अगर किसी भी पॉइंट किसी भी मेंबर पर सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करते हैं तो उस केस में अगर हमें किसी प्लेन पर जो थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कॉस 2 थीटा। थीटा मेरा एंगल है कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितने एंगल पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। अगर उसी प्लेन पर मुझे शियर स्ट्रेस निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा। तो ये मेरे किसी प्लेन जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आ गए। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यूज़ इनकी कैलकुलेट करनी हो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखूं तो अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना निकल के आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। और अगर मैं साइन 2 थीटा को 1 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड 135 डिग्री पर मुझे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम। अब मैं अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इस नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन में रखूं, तो मैं अगर यहाँ पर थीटा 45 रखता हूँ तो ये cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। तो मेरा 45 डिग्री प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो ये मैंने डायग्राम से शो किया है, ये मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, ये मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना चाहूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इसको अगर हम एलोंगेट करके देखें तो अगर ये मेरे टाउ मैक्स की वैल्यू है और यहाँ पर मेरा सिग्मा n है और मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाऊँगा। तो ये मेरा टाउ मैक्स हो गया और ये मेरा सिग्मा हो गया। तो ये सिग्मा है, ये टाउ मैक्स है। अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये रिजल्टेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा सिग्मा n² प्लस टाउ मैक्स का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सिग्मा r की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय 2। और अगर हमें उस रिजल्टेंट का एंगल देखना है, ये मेरा शियर स्ट्रेस था और ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस था,
ये मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस आया। इस रिजल्टेंट का अगर मुझे एंगल देखना है फाई नॉर्मल स्ट्रेस से, तो वो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन सिग्मा n1। ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो टाउ मैक्स की वैल्यू थी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू थी सिग्मा n1 प्लस सिग्मा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा फाइनल फार्मूला आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये मेरी tan फाई की वैल्यू आ गई। तो मेरा यहाँ से एंगल निकल के आ जाएगा इंक्लिनेशन का, कि कितने एंगल पर हमारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो एक्ट कर रहा है। अब मैं सेकंड केस देखूं, वैन मेंबर सब्जेक्टेड टू बोथ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेस। अगर किसी मेंबर पर नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट कर रहे हैं और शीयर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। पिछले केस में हमने देखा था कि शीयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने ये जो स्ट्रेस एक्ट कर रहे थे इनको कौन सा स्ट्रेस बोला था, प्रिंसिपल स्ट्रेस। बट इस केस में हमारा शीयर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इनको प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं बोल सकते। तो अब हम इनको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। तो हमारी बीम पर जब नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें किसी भी प्लेन पर अगर नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस निकालने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले नॉर्मल स्ट्रेस देख लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एन एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाय साइन 2 थीटा। ये हो गया मेरा। अगर किसी थीटा डिग्री पर मैं एक प्लेन लूँ और उस पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डैश निकालूं, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश का। अगर मैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ये जो हमने प्लेन लिया था इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर स्ट्रेस निकालूं सिग्मा वाई डैश, तो उसका मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स बाय साइन 2 थीटा। और अगर शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाय कॉस 2 थीटा। ये मेरे फॉर्मूले हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के। अब मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट करने होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम प्रिंसिपल प्लेन कैलकुलेट करते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन का इंक्लिनेशन कितना होगा, मतलब वो कितने एंगल पे एक्ट करेगा। तो मेरा प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन होता है जिस पर शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं शीयर स्ट्रेस की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दूं तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल प्लेन का इंक्लिनेशन आ जाएगा। तो मैंने एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू 0 के इक्वल कर दी, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यहाँ से मेरा अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि थीटा बराबर कितने डिग्री पर मेरी शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। और जहाँ पर शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर मेरे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे उन्हीं को मैं क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो अब हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल लेते हैं। तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया था tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब अगर मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर मैं टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 रख दूँगा और थीटा की जगह ये वैल्यू रख दूँगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे को, तो मेरा फाइनल फार्मूला जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का निकल के आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, मतलब जब हम सिग्मा 1 कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे और सिग्मा 2 कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो मेरा फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से मेरे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट होके आ जाएंगे सेकंड केस के लिए। अब मैं थर्ड केस देखता हूँ, प्योर शीयर केस। नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा, केवल शीयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है
और ये केस कब जनरेट होता है, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जब बीम की न्यूट्रल एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है, उस केस में केवल शियर स्ट्रेस एक्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट नहीं करता। तो हम देख लेते हैं, अगर प्योर शियर का केस होगा तो उस केस में क्या होगा, मेरे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं अगर इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू ज़ीरो कर दूं, क्योंकि कोई नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट होके आ जाएगा प्लस माइनस टाउ एक्स वाई, मतलब सिग्मा 1 आ जाएगा मेरा प्लस टाउ एक्स वाई और सिग्मा 2 आ जाएगा मेरा माइनस का टाउ एक्स वाई। तो ये मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गए। अब अगर मुझे थीटा एंगल निकालना हो इंक्लिनेशन का कि मेरा जो प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन वो कितने डिग्री पे एक्ट करेगा, तो मैं यहाँ से tan टू थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई निकाल रखूँगा। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ से मैंने पुट किया ज़ीरो, तो tan टू थीटा इजिकल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन ज़ीरो, तो 1/0 इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। तो ज़ीरो पुट करके क्या आ गया, इनफाइनाइट। अगर tan टू थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट आया तो 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से मैं थीटा कैलकुलेट करूँगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब क्या है, इस सेक्शन में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री पर मेरे केवल प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एक्ट करेंगे। इस पॉइंट पर कोई शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा, इस प्लेन पर कोई शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा 45 डिग्री प्लेन पर। अगर वहीं पर मैं 60 डिग्री प्लेन की बात करूं, अगर मैं कोई भी प्लेन 60 डिग्री पे ले लेता हूं 45 की जगह, तो इस प्लेन पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट करेगा और शियर स्ट्रेस भी एक्ट करेगा। उसकी वैल्यू भी मैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख के कैलकुलेट कर सकता हूँ।